पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। ठीक है, तो हम शुरू से वहीं से अगला वीडियो बनाया करेंगे जिससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो नोट्स वगैरह में और ना ही तैयारी करने में। तो आज हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण का संतुलित करना। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या आवश्यकता हुई। ठीक है, आपने एक नियम पढ़ा होगा, कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो था, ठीक है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? सर्वप्रथम इसको लेवनोसॉफ ने दिया था। ठीक है, किसने? लोमनोसॉफ। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम इसको दिया था। लेकिन एक वैज्ञानिक कौन थे? लेवासिए। ठीक है, इन्होंने इसकी पुष्टि की थी। ठीक, इन्होंने क्या किया? इसकी पुष्टि की थी। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। इस नियम के अनुसार क्या होता है आपका कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या भाग लेता है? एक तो होते हैं आपके अभिकारक। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बताया था क्या होते हैं अभिकारक। और उसके बाद क्या बनते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब उसको पूर्ण कराया जाता है तो न तो जितना द्रव्यमान पदार्थ का इधर लिया जाता है, जितना मैटर इधर लिया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज ये कहते हैं कि आपने इसमें 100 ग्राम, कितना? 100 ग्राम मैटर आपने इधर लिया, तो 100 ग्राम ही मैटर आपको इधर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन द्वारा जो पदार्थ है न तो उसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हमने कोई क्रिया कराई, ठीक है, उसमें अभिकारक जो भी लिए वो किस में बदले? उत्पाद में बदले। तो ये अभिकारक जितने भी हैं, ठीक है, जैसे हमने जितना भी उसका द्रव्यमान लिया था, ठीक है, उतना ही द्रव्यमान हमारा इधर प्राप्त होगा। किसमें? उत्पाद में। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस ज़रा सा भी नहीं होगा। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या में कोई द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे अभी हम क्या देखते हैं, आपको हमने जैसे बनाया था पीछे कि जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ठीक है, इसकी जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है? क्लोरीन गैस है। इसकी जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जितनी हाइड्रोजन यहाँ थी, अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ थी, 10 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ थी, ठीक है, कितनी? 10 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ थी और 10 ग्राम ही हमारी क्या थी? क्लोरीन। ठीक,
तो यहाँ पर जो ये HCl प्राप्त होगा, हमें कितना प्राप्त होगा, 20 ग्राम HCl प्राप्त होगा, यानी इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर। यानी इधर अगर हम द्रव्यमान जोड़ते हैं तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 + 10 ये हमारा हो जाएगा 20 ग्राम, ठीक है। और इधर तो हमारा 20 ग्राम है ही। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम रटने की जरूरत नहीं, क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान उसमें बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात इसको उन्होंने क्या कहा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, पदार्थ के द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसका द्रव्यमान कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। उसका द्रव्यमान संरक्षित मीन्स जितना था उतना ही रहेगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए कि आपने जो देखा, उन्होंने तो ये कह दिया, ठीक है, तो उनकी बात सत्य थी, क्योंकि वैज्ञानिकों के बनाए हुए अनुसार ही तो हम चलेंगे, जो नियम उनके हैं उन्हीं के अनुसार चलेंगे। लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के कितने अणु हैं, कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 2, ठीक है। और क्लोरीन के कितने यहाँ पर, 2 हैं, ठीक है। ये तो हमने 10 ग्राम और 10 ग्राम लेके ये तो आपको समझाया था, लेकिन हम इसकी किस पर करेंगे व्याख्या, इनमें परमाणुओं के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने परमाणु हैं, इसके हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हमें मिल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ये बना, ये पूरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके कितने यहाँ पर, हमारे हाइड्रोजन के 2 ही एक ही रह गया, यहाँ पर क्लोरीन का भी एक ही रह गया, जबकि यहाँ पर कितने थे, 2, हाइड्रोजन के भी 2 थे और क्लोरीन के 2। बात समझ में आ रही, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन के भी 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का भी 1 ही है। तो हमारा बाद बाकी कहाँ चला गया, 1-1, वही जो है हमको अग्रसर करता है क्या, समीकरण को संतुलित करने के लिए। अभी किधर का पड़ रहा, ये हमें तराजू अगर मानते, संतुलित करने की बात क्या है, इसको अगर हम तराजू मानते हैं तो हमारा इधर का पड़ रहा जी, इधर वाला जो पड़ रहा है ये हमारा कैसा है, भारी दिख रहा है, और इधर वाला ये पड़ रहा है हमारा कैसा दिख रहा है, हल्का दिख रहा है। तो दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे, 2, यहाँ पर 1 ही है। यहाँ पर Cl के कितने परमाणु थे, 2, यहाँ पर 1 ही है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हम 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन के भी इधर कितने हो गए, 2 हो गए, Cl के भी कितने हो गए, 2, ठीक है। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे, ये 2 हमने यहाँ लगाया, आप लोग को यहाँ क्यों नहीं लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो भी करेंगे वो आगे हम उस नियम में बताएंगे, ठीक है, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो यही इसीलिए हमें क्या, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दोनों तरफ क्रिया के दोनों तरफ पदार्थों का मैटर कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमें ये समीकरण को संतुलित करने की ज़रूरत पड़ी, तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होते हैं, क्या रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होते हैं, यानी रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, तो वो हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे, ठीक है। तो वो आप देखते जाएं। पहला चरण हमारा है इसमें, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये बॉक्स किस में बनाते हैं, यानी जो हमने मान लिया एक ये हमने ले लिया समीकरण, एक हमने ये समीकरण ले लिया है Fe + H2O, इससे बनेगा Fe3O4 + H2, ठीक है। अब इसमें हमने ये बताया प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स क्या बनाते हैं, ये जैसे हमारा जहाँ से भी प्लस से डिवाइड बट रहा है, प्लस जहाँ पर भी होगा ये प्लस, ठीक है। एक हमारा ये हो गया, एक योग की ये हो गया, एक योग की ये हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से ये 4 जगह बढ़ जाता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रत्येक सूत्र को हम किस में, बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बॉक्स में बंद करना क्यों बताया हमने, ये हमने इस पर बॉक्स बना दिया इस तरीके से, ठीक है। एक बॉक्स इस पर बना दिया, एक बॉक्स हमने इस पे बना दिया, और आखिरी में हमारा ये रहा। अब आप कहेंगे कि ये बॉक्स क्यों बनाए, ठीक है। यदि आपने पहले कभी समीकरणों को संतुलित नहीं किया है, तो जब संतुलित करोगे तो आप कहाँ कितना डिजिट बढ़ाओ, कितने अंक कहाँ पर बढ़ाओगे, इसलिए ये मैंने बताया है। ये बॉक्स जो हमने बना दिए, जो ये सूत्र है ना, इन बॉक्सों के अंदर, इन सूत्रों में हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। जो भी बदलाव करना है वो कहाँ पर करना है, इन जगहों पर, ठीक है। जो भी अंक हमें लिखना है वो कहाँ, इन जगहों पर लिखना, आगे, ठीक है। ना ही पीछे लिखना है, ना ही बीच में कहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर H2 लिखा है, तो कभी ऐसा मत कर देना कि O2 कर दो ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। इनके भीतर अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमें अंक लिखना है, कहाँ लिखना है, बाहर, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर। इसलिए ये हमने क्या बनाए, बॉक्स, आप लोगों की वजह से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हमने ये बॉक्स क्यों बनाए। आप लोगों को वैसे बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें चर्च में इसलिए लिख दिया है कि जब आप सीखेंगे तो पहली बार आपको ये आना चाहिए कि ये हमने बॉक्स क्यों बनाए थे। यानी इसके अंदर हमें कोई भी डिजिट, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, कहीं कोई डिजिट हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो आप समझ गए ये बॉक्स हमने क्यों बनाए थे। अब इन बॉक्सों को हम बिगाड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स आप लोगों को बनाने नहीं है, ठीक। तो ये बॉक्स हमने बिगाड़ दिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये देखते हैं कि सबसे अधिक परमाणु वाला इसमें यौगिक कौन सा है हमारा, ठीक है। तो इस समीकरण में ये हमने देखा कि सबसे पहले ये जो आपका है अधिक परमाणु वाला यौगिक है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आपका क्या आएगा, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, ठीक है। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे बड़ा हमने क्या बताया, तो सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक हमारा ये है, और इसमें भी सबसे अधिक किस परमाणु में बैलेंसी, अच्छा बैलेंसी शब्द आया है, तो ये जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, संयोजकता वाला चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा है, तो जब भी आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊँगा तब उसको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे इसमें O परमाणु कितने हैं, सबसे ज़्यादा है, यानी 4, ठीक है। O परमाणु हमारे कितने हैं, 4, Fe कितने हैं, 3। तो हमने क्या बताया था, अधिक जिसके परमाणु होते पहले उसे संतुलित करते हैं। तो देखिए इधर जो हमारा ये समीकरण है, यहाँ से तुलना की जाती, कहाँ से, यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, 2 साइड हो गई हैं। तो दोनों साइडों में ये लेफ्ट कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी होती है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जितने भी परमाणु हों किसी एक तत्व के, उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। तो O के इधर कितने हैं, देखो 4, ठीक है, और कहीं इधर हैं, कहीं नहीं है। अब इधर देखते हैं, O के इधर कितने हैं, 1 यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं भी नहीं है।
तो अब हमें क्या करना चाहिए जो कि ये बराबर हो जाए। तो हमें यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 4 का इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितने का, 4 का। तो यहाँ पर कितने हो गए जी, ओ 4। ठीक है, अब 4 ओ ये हो गए, तो ओ इधर भी हमारे 4 हैं और इधर भी 4 हो गए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इधर ज़्यादा नंबर 4 था, उसके बाद कौन सा नंबर आया, दूसरा नंबर आया 3 वाले का। ठीक है, तो इधर एफ ही कितना है, 3, और तो कहीं है नहीं इधर। अब इधर देखते हैं, इधर एफ ही कितना है, 1। तो जैसे इसको बराबर किया वैसे ही इसको भी बराबर करें। तो इधर 3 है, तो इधर हम क्या करेंगे, 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, बॉक्स हमने क्यों बताए थे बनाना, अब वो 3 हम यहाँ नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे 4 हमने ये बढ़ाया तो हम 4 यहाँ नहीं बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हमने क्या पूरे पेज पे बॉक्स पहले बना दिया था। जो भी डिजिट बढ़ाएंगे, जो भी अंक बढ़ाएंगे, वो कहाँ, उस सूत्र के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एफ ही यहाँ 3 था, तो यहाँ भी हमने कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब देखो एफ ही इधर कितने हो गए हमारे, 3, और इधर भी कितने हैं हमारे, 3। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। तो कितने, एफ ही भी हो गया, ओ भी हो गया। अब हमारा क्या रह गया, एच, कौन सा, एच। ठीक है, तो एच को देखते हैं। एच हमारे इधर कितने हैं, राइट हैंड साइड में, किधर भी देख लीजिए आप अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, इधर कितने हैं हमारे, एच 2, इसमें है नहीं, इसमें कितने हैं, 2। अब इधर आते हैं, इसमें कितने हैं, देखो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, अब 4 यहाँ पर है, तो 4 से इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इधर हमारे एच कितने हो गए, 8, और तो इधर कहीं है नहीं, यहीं पर है, तो ये 4 दूनी 8 हमारे एच हो गए। अब इधर हमारे एच कितने हैं, 2। अब कैसे बराबर करें, तो डिजिट सोचिए कौन सा हमें अंक रखना है। तो जैसे इसमें हम यहाँ 2 है, 2 में कितने का गुणा करें तो हमारे 8 हो जाएंगे, 4 का गुणा कर दें तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना कर देते हैं, 4 बढ़ा देते हैं। अब ये समीकरण हमारा कैसा हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा ही पॉइंट जो हमने आपको बता दिया है मगर समझाया नहीं था क्या। अब जैसे आगे चल के हमने सबसे पहले बड़े वाले को संतुलित कर लिया था, अब आगे चल के क्या करेंगे, एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक परमाणु चुनकर, यानी जैसे सीरियल से कम होते चले जाएंगे और एक एक परमाणु चुनकर उनको संतुलित करते ही जाएंगे जब तक कि पूरा समीकरण कैसा न हो जाए हमारा, संतुलित। यानी इधर भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए और इधर भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो जो अगला पॉइंट हमने आपको समझा दिया मगर लिखा नहीं था, वो क्या है कि इसी प्रकार जांच करते हुए, ठीक है, इसी प्रकार जांच करते हुए, ठीक है, क्या जांच करते हुए कि इधर कितने हैं और इधर कितने हैं, वो जांच करते हुए एक के बाद एक, एक के बाद एक परमाणु चुनकर उसे संतुलित करते हैं। और ये प्रक्रिया कब तक करते हैं, जब तक कि हमारे दोनों तरफ सारे परमाणु संतुलित न हो जाएं। यानी जब तक कि पूरा समीकरण संतुलित न हो जाए। ठीक, यानी पूरा समीकरण न संतुलित हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी परमाणु हैं,
जो इस समीकरण में जितने भी परमाणुओं ने भाग लिया है, किन किन ने लिया है, जैसे इसमें देखिए एक Fe है, एक H है, एक O है, तीन ही तो हैं। इधर भी Fe है, H है और O है। इन तीन के अलावा और कोई है? कोई नहीं। तो इसमें क्या कहेंगे, जब तक तीनों परमाणु हमारे संतुलित ना हो जाएं तब तक ये प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है क्या? अगला पॉइंट हमारा ये है कि इस समीकरण को और अधिक, ठीक है, सूचनाबद्ध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी स्टेजें लिख देते हैं। इनके नीचे इनकी स्टेजें लिख देते हैं। स्टेज क्या होती है भाई, चलो समझाते हैं। पहले पॉइंट लिख देता हूँ। यानी समीकरण को, कौन सा समीकरण? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। यहाँ पर क्या लिखोगे, हम शॉर्ट में कर देता हूँ, रासायनिक। ठीक है, समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए इसमें सूत्रों के नीचे या सूत्रों के साइड में, कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, उनकी अवस्था लिख देते हैं। जैसे, ठीक है, S, ठीक है, कोष्टक में बंद कर देते हैं। S मीन्स क्या होता है? S मीन्स होता है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। ठीक, सॉलिड क्या, यानी इसकी कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था, ठोस। ठीक, L मीन्स क्या? लिक्विड, LIQUID। ठीक, ये कौन सी होगी आपकी? द्रव अवस्था। कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा, ना देखा हो तो ये लिखा होता है AQ। ठीक है, ये AQ क्या होता है? AQ का मीन्स होता है एक्वस, AQUEOUS। ठीक, ये एक्वस मीन्स होता है जिस किसी भी पदार्थ का, जिस कोई भी आपका पदार्थ हो, जैसे ये आपका है FeO4। ठीक है, तो उसका जलीय विलयन, क्या? उसका जलीय विलयन, तो इसको लिखते हैं जलीय विलयन। यानी उसका विलयन, ऐसे उसी पदार्थ का विलयन जिसमें जल उपस्थित होता है, जलीय विलयन। ठीक है, और कहीं कहीं आपने लिखा देखा हुआ, मैं जगह नहीं रही, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, G, इस तरीके से G लिखा हुआ। G मीन्स क्या होता है? G मीन्स होता है गैस। ठीक है, GAS। ठीक है, गैस मीन्स क्या होता है इसकी? गैस तो आप जानते ही होंगे, चाहे बास भी हमारी क्या होती है? गैस। यानी बहुत सी गैसें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है। हाइड्रोजन दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको गैस, ये इसकी अवस्थाएं हो गई। ठीक है, अब आगे समीकरण और जब हम संतुलित कराएंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसी समय आपकी वहीं पर आगे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो हमने बनाया है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें और भी जो एक दो टॉपिक रह गए होंगे तो वो मैं आपको उसी समय वहाँ पर अवगत करा दूँगा। इतना ध्यान रखना कि
समीकरण संतुलित करते समय, ठीक है, कभी भी इन सूत्रों के बीच में ऊपर पीछे कहीं कुछ बढ़ाना नहीं है आपको, ठीक है। सूत्र जैसा भी है वैसा ही रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सूत्र कैसे बनते हैं, जो संयोजकता वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको मालूम होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे देखो पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो ज़रूर पढ़ाऊँगा उसको, ठीक है। तो उस समय ये सूत्र बनते कैसे हैं ये भी आप लोग जान जाओगे कि ये सूत्र ऐसा ही क्यों बना, Fe3 ही क्यों बना, O4 क्यों बना, ठीक है। तो ये वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि Fe3, इसीलिए मैंने क्या कहा कि इनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, Fe3O4 ही बनेगा, इसके अतिरिक्त नहीं बनेगा, ठीक है। H2O ही बनेगा, H2O2 नहीं बन सकता है, वो बनेगा वो अलग प्रक्रिया होगी, ठीक है, उसका नाम भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन गैस होती है वो H2 ही बनेगी, अब H3 कर दें तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। पानी हमेशा H2O ही रहेगा, और इसमें अगर हम यहाँ पर 2 कर दें 4 कर दें अपनी सुविधा के लिए तो ये तो बदल जाएगा। तो इसीलिए इसमें हम अंदर कुछ नहीं करेंगे, जो भी अंक बढ़ाएंगे कहाँ बढ़ाएंगे, आगे। इसीलिए एक हमने स्टेप लिया था, ये आपको बताया था कि इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स में बंद क्यों कर देते हैं, कहते हैं कि किसी को बॉक्स में बंद कर दो सुरक्षित रहेगा, है ना। तो बॉक्स में बंद करने का उद्देश्य यही था कि इसको अंदर बंद कर देंगे, इसमें अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करना है उसके आगे बाहर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।